नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है और कहानी का नाम है आप बीती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन ससुर जी के जाते ही इस घर का 4 हिस्से हो गए। सबके गेट जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरी सब देवर देवरानियों की खबर मुझे रहती है। मेरे घर के बाहर से ही सड़क जुड़ी हुई है। ज़्यादातर हमें इन गाड़ियों की आवाज़ का सामना करना ही पड़ता है। वैसे भी अब आदत सी हो गई है। गाड़ियों की आवाजाही की वजह से धूल मिट्टी का सीधा असर हमारे कांच के गेट और खिड़कियों पर भी पड़ता है। ये तो हमेशा ही चिढ़े रहते हैं। कहते हैं अब कि आसमान में घर बसाएंगे, यानी कि ऊंचे ऊंचे टावर में। बस आज मैं सफाई कर रही थी और साथ ही साथ अपने गमलों की भी छटाई कर रही थी। बस अब 2-4 ही गमले रखूंगी। गुनगुनाना मुझे बहुत पसंद है। गुनगुनाते हुए सफाई कर ही रही थी कि एक टैक्सी दरवाजे के सामने आकर रुकी, जिसमें से उतरकर मेरी सबसे छोटी देवरानी ड्राइवर को भाड़ा दे रही थी। काव्या को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अरे काव्या, तुम तो कल आने वाली थी। हाँ दीदी, लेकिन कल वहाँ शहर बंद है। कुछ गड़बड़ हुई तो और आफत, इसीलिए आज ही आ गई। अच्छा किया, देवर जी तो घर में ही है और वह तुम्हारी नौकरानी शीला भी आज आई है। अच्छा, उसने बात समाप्त कर दी। नन्हा क्रेश टैक्सी के रुकते अपने मित्रों के पास भाग गया। उसने अकेले ही सब सामान उठाया और चल दी। अच्छा है, मयंक घर में ही है। वह मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। शायद अंदर रेडियो बज रहा था। उसने द्वार पर लगी घंटी बजाई। सो रहे हैं क्या? मन ही मन बुदबुदाई। शाम के 5 बजे, इतनी गहरी नींद? वह खड़ी खड़ी सोच ही रही थी। अब की घंटी उसने जोर से दबाई। कौन? आ रहा हूँ, मयंक ने अंदर से आवाज लगाई। उसे लगा मयंक को दरवाजा खोलने की कोई जल्दी नहीं है। हाथों में सामान लाते लाते द्वार पर खड़ी हुई उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा था। दरवाजा खोलकर मयंक तो बुरी तरह चौंक गए। अरे तुम तो कल आने वाली थी ना? हाँ, गलती की जो आज आ गई, उसने कुड़कर कहा। नहीं नहीं, मैंने तो यूं ही कहा। तुमने कल आने की बात लिखी थी। सो रहे थे क्या? नहीं, यूं ही लेटा था। जरा सिर भारी लग रहा था। शीला से कहिए कि जरा चाय बना दे। शीला? किसने बताया तुम्हें कि वो आई थी? वो चली गई। ठीक है, मैं खुद ही बना लूंगी। वो अपना सूटकेस लिए अपने कमरे में पहुंची। पर यह क्या? कौन आया था यहाँ? अभी बस थोड़ी देर पहले। क्या? शीला? उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। दूसरे क्षण सारी बात उसकी समझ में आ गई। मयंक ने शायद इसीलिए द्वार खोलने में देर लगाई कि वह पीछे के दरवाजे से निकल गई होगी। किसी भी परिवार के विध्वंस के लिए ये प्रमाण काफी थे। उसे लगा वह क्रोध से पागल हो जाएगी। वह भागकर बाहर गई कि अभी पूछेगी मेरी अनुपस्थिति में आज क्या हुआ यहाँ। उसकी सांसों की गति बढ़ गई थी। कहाँ है आप? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आ रहा हूँ भाई, चाय बना रहा हूँ। चाय की प्याली लिए मयंक रसोई से निकले। विश्वास के जिस नींव पर दाम्पत्य जीवन फलता फूलता है, वह आज कहीं गहरे खाई में ओझल हो गया था। मयंक की मीठी आवाज़ भी उसे कुनैन सी लगी। उसके मन में तो ये आया कि एक हाथ मारकर गिरा दे सारी चाय। मयंक को झकझोर कर कहे, मुझे नहीं पीनी है चाय। पहले ये बता कि मेरी अनुपस्थिति में आज घर में क्या तमाशा हुआ। मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? दूसरों की चरित्रहीनता का तो खूब बखान करते थे, अब अपनी कहो। पर पति मयंक का रसोई से निकलना और बेटे क्रश का बाहर से आना एक ही साथ हुआ। उसने अपने आप पर जैसे तैसे काबू किया। क्रोध के कारण आंखों में आंसू आ गए थे। कृष मयंक को देखते ही उनसे लिपट गया। मयंक उसे उलाहना देने लगा। मैंने तुमसे गुट्टी कर ली है कृष। तुम नाना जी के घर जाकर मुझे भूल गए? तुमने पत्र लिखने का वादा किया था ना? अब मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। कृष हंसते हुए तमाम बहाने बना रहा था। कोई और दिन होता तो पिता पुत्र के वार्तालाप का वह भी आनंद उठाती, परंतु आज उसके हृदय में आग जल रही थी। वह मयंक से एकांत में मिलने को व्यग्र थी। कृष के कारण वह कुछ भी नहीं कह पाई। अपने कमरे में आकर वह उन अवशेषों की खोज पड़ताल करने लगी जो वहां हुए शर्मनाक विश्वासघात की कहानी कह रहे थे। तुमने चाय नहीं ली अभी तक? ठंडी हो जाएगी। चाय की प्याली लिए मयंक उसके पीछे पीछे आए। उसे उबकाई सी आने लगी तो घृणा से मुंह फेर लिया। मुझे नहीं पीनी है चाय। क्यों? गर्म करके लाऊं क्या? नहीं, पहले ये बताओ कि ये सब क्या है? क्या हुआ था मेरे कमरे में?
वह शीला आई थी तुम्हारे कमरे में। मयंक का मुंह फीका पड़ गया। वो तो मैं समझ गई, पर ये सब किस बात की निशानी है? वह डॉक्टर प्रमोद के बच्चे को लेकर आई थी, वही यहाँ गड़बड़ करता रहा। आपने उसे घर में क्यों आने दिया? कहा क्यों नहीं कि मैं घर पर नहीं हूँ? अरे दरवाज़ा खुला था तो वो अंदर आ गई, तो मैं क्या करता? जो कुछ करना चाहिए था वही आपने किया, उसने बड़े व्यंग से कहा। मयंक ने पलंग पर पड़े मोगरे के फूल और लाल चूड़ियों के टुकड़े उठाए, तकिए पर चिपकी मोती जड़ी बिंदी हटाई, चादर को करीने से बिछाया, लेकिन आक्रोश के कारण वह तो बुत सी बनी बैठी रही। जरा बाजार जा रहा हूँ, सुनार ने आज तुम्हारी चूड़ियाँ देने के लिए कहा था ना? मयंक ने धीरे से कहा। मुझे नहीं चाहिए चूड़ियाँ, उसी को दे आओ। उसने आग्नेय दृष्टि से देखा। मयंक की नजरें झुक गई। धीरे से पैरों में चप्पल डालकर वह बाहर निकल गए। कैसा गऊ बन रहा है यह व्यक्ति! आज मुझे इस तरह देख लेता तो क्या वह सह लेता चुपचाप? उसने पलंग की चादर खींचकर गुसलखाने में डाल दी, अलमारी से दूसरी चादर निकालकर पलंग पर बिछाई और उसी पलंग पर निढाल होकर लेट गई। पलंग की चादर उसने जरूर बदल ली, पर कहीं कुछ ऐसा था जो उसे चुभता जा रहा था। नुकीले कांटे की तरह उसने कृष के जन्म के समय शीला को खाना बनाने के लिए रखा था। उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि वह घर की नौकरानी है या घर की मालकिन। वह बढ़िया साड़ियाँ पहनती हैं, कई तरह की बिंदियाँ लगाती, गजरा उसके बालों में हमेशा ही लगा रहता, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ और मांग में दमकता सिंदूर। उसी को देखकर उसे पहली बार लगा था कि सांवले रंग पर सिंदूर की लाली की जो शोभा है वह उसके गोरे रंग पर कभी नहीं आ सकती। यह तो बनाव श्रृंगार की बात है, पर बनाने वाले ने शीला को भी बड़े मन से गढ़ा था। उसके शरीर के गठन बड़ी सुंदर थी, विशेषकर उसकी आंखों का सौंदर्य तो अनुपम था। शायद इसीलिए सुषमा दीदी ने कहा था, नौकरानी तो लाई हो, पर अपने दुल्हे को संभाल लेना। ये बात सुनकर वह उस समय हंस दी थी, परंतु आज वह बात सच हो गई। शीला के संबंध में कितने किस्से प्रसिद्ध थे। उसकी दिल फेंक तबीयत को लेकर स्त्रियां उस पर व्यंग्य बाण कसती थी, लेकिन वह ऐसी बातों को हंसी में उड़ा देती। 2 महीने काम करके वह उनके घर से चली गई थी, किंतु जब मन होता वह दीदी दीदी कहकर उनके यहाँ आ जाती। आज इतने वर्षों बाद यह नतीजा निकला था। तुम्हारी चूड़ियाँ, मयंक ने हौले से कहा, लेकिन वह तकिए में मुंह गड़ाए वैसे ही पड़ी रही। कुछ देर के बाद उसे कमरे से बाहर जाती हुई पदचाप सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा, सामने मेज पर चूड़ियाँ रखी थी। उसने उन्हें छुआ तक नहीं, पलंग के पास ही सूटकेस रखा था। वह सोचने लगी, इस सूटकेस को लेकर वह सुबह ही मायके लौट जाए, यहीं अकेले पड़ा रहने दे मयंक को। लेकिन वहां जाकर वह कहेगी क्या? क्या बहाना बनाएगी? सच बात कहने से उसकी हेठ ही नहीं होगी। नहीं, मायके जाना ठीक नहीं होगा। विवाहित बेटी का स्थायी रूप से मायके में रहना कभी आनंद और सम्मान की बात हो ही नहीं सकती। शीला के कारण वह अपना घर क्यों छोड़ दे? अब वह उसे घर में घुसने नहीं देगी। लेकिन मयंक, उसका क्या करूं? वह उसे महीने 2 महीने बात ही नहीं करेगी, उसे पश्चाताप की आग में जलाएगी। कृष उसके पास ही सो रहा था। वो उठकर बाहर आई। मयंक हाथों का तकिया बनाए सोफे पर सो रहे थे। रसोई में टिफिन जैसा का तैसा पड़ा था। शायद क्रिस ने ही 1-2 पूरियां खाई थी। घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। मयंक ने अचानक करवट ली। उनके संतप्त मुख पर निश्चलता और मासूमियत दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। वह फिर सोच में डूब गई। अब तक उसका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सुखी था। मयंक के ऑफिस में कई स्त्रियां कार्य करती थी, पर ऐसी कोई बात पहले कभी नहीं हुई थी। फिर आज क्या हो गया? कैसे बहक गए वो? कैसे बहक गए उनके कदम? शीला ने उन्हें अपने मोहजाल में फंसा लिया होगा। कमजोर क्षणों में वे निर्बल पड़ गए होंगे और शीला ने मौके का फायदा उठा लिया होगा। वह कोई सोचा समझा प्रणय प्रसंग न था। किसी पुरुष को अकेला पाकर उसे मोहजाल में फंसाने का षड्यंत्र था। लेकिन मयंक निर्दोष तो नहीं हो सकते। उनका मन जरूर शीला की ओर गया ही होगा। पर ऐसी घटना क्या उस अकेली के साथ हुई है? संसार की कोई अनोखी बात है यह? अतीत की कितनी स्मृतियां उसकी आंखों में सजीव हो उठी। बिलासपुर वाले बड़े मामा जी का तो वर्षों से किसी स्त्री से संबंध था। मामी तो मामी, ये बात माँ तक को पता थी। एक बार उन्होंने कहा भी, भौजी तुम कैसे चुपचाप सह लेती हो, कुछ कहती क्यों नहीं हो? जब उनका दिल लग ही गया है तो कहने से मानेंगे थोड़े ही। लड़ाई झगड़ा करके दुनिया को तमाशा दिखाने से कौन सा लाभ?
मामी यही बोली थी। इस बात को लेकर बड़े मामा और मामी को कभी किसी ने लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। अपनी इसी सहिष्णुता के कारण मामी पूरे परिवार की नहीं बल्कि मामा की आंखों में सदैव चढ़ी रही। कुछ सालों के बाद बड़े मामा के मन से वह स्त्री उतर गई। पीछे अपने बुरे दिनों में वह कई बार बड़ी मामी के पास आती। मामा मुंह छुपाए कहीं चले जाते, लेकिन मामी द्रवित होकर उसे रुपए पैसे और पुरानी साड़ियां दे दिया करती थी। पता नहीं आर्थिक परतंत्रता के कारण या उस समय की मान्यताओं के कारण पुरुष के ऐसे संबंधों को स्त्रियां प्रायः ही चुपचाप सह लिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे समाज के मानदंड बदलते गए। स्त्रियां शिक्षित और स्वावलंबी होती गई। मानसिकता बदली। उन्होंने स्त्रियों और पुरुषों के लिए दोहरे मानदंडों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन दुनिया का कोई कानून, कोई नियम ऐसी घटनाओं को रोकने में कामयाब ना हो सका। वैसे एक हादसा उसके साथ भी तो हुआ था। एमए करते ही रुपेश से उसका विवाह तय हो गया था। वो उसके साथ यहाँ वहाँ घूमती फिरती रही, पर दहेज के लालच में उसने विवाह संबंध तोड़ दिया। मयंक को विवाह के पहले और विवाह के बाद भी कई ऐसे पत्र मिले थे जिसमें रूपेश और उसके संबंध में ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर कोई भी पुरुष विचलित हो सकता था। उन पत्रों ने उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, लेकिन विशाल हृदय मयंक ने उन बातों की चर्चा कभी नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा था, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम तो यही सोचती रही होगी कि उससे तुम्हारा विवाह होने वाला है। कटु से कटु बहस के बीच भी उन्होंने कभी रूपेश का प्रसंग उठाने की हिमाकत नहीं की थी, मानो उसके विवाह पूर्व के संबंधों का कोई अस्तित्व था ही नहीं। अब आज मयंक स्वयं अपराधी के कटघरे में खड़े हैं। वह क्या निर्णय लेगी उनके संबंध में? इस घटना को लेकर उसे अपने परिवार का विध्वंस कर लेना चाहिए? क्या यह समझदारी की बात होगी? असावधानी के कारण जिस तरह मनुष्य की बहुमूल्य वस्तुओं का हरण हो जाता है, चोरी हो जाती है, उसी तरह आत्मसंयम के अभाव में स्त्रियों के शील का हरण हो जाता है, पुरुषों के चरित्र का पतन हो जाता है। आत्मसंयम खो देने से ही मयंक से यह भूल हो गई होगी। बहुत संभाल कर चलने वाला भी कभी कभी फिसल कर गिर ही जाता है, तो इसमें क्या आश्चर्य। उसे याद आया, आत्मग्लानि से कैसा निष्प्रभ हो गया था मयंक का मुख। जो व्यक्ति चरित्रवान हो, जिसमें किसी प्रकार का छिछोरापन न हो, वह बस एक बार गिर जाए तो क्या उसे त्याग देना चाहिए? उसी बात का हमेशा ताना दे देकर उसे अपमानित करना चाहिए? अपने व्यंग बाणों से उसे छलनी कर देना चाहिए? पता नहीं, यही सब सोचते सोचते उसकी आंख भी लग गई होगी, वह जान ना पाई। देखते देखते लगभग 1 माह बीत गया। मयंक से उसकी बातचीत नहीं के बराबर ही थी। ऑफिस से आने के बाद मयंक अक्सर क्रिश को पढ़ाने बैठ जाते थे। कभी कभी बाहर भी निकल जाते। इधर कई दिनों से वह उन्हें चिंतित और व्यग्र देख रही थी। क्रिश को पढ़ाते पढ़ाते वे कहीं खो से जाते। भोजन भी ठीक से नहीं करते थे। वह सोचती, यह सब उसके अबोला करके रूठ जाने के कारण ही हो रहा है। कई बार उसका मन द्रवित भी हो उठता, पर उस घटना की याद आते ही उसे मयंक से घृणा हो जाती। उसका मन कड़वाहट से भर जाता। सोचती, उन्होंने जो किया है उसकी कुछ तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए। एक दिन की बात है, रात के 9 बजे थे, पर मयंक का कहीं पता ही नहीं था। मन में अनेक प्रकार की सोच लिए वह कई बार बाहर तक देख आई थी। सोचने लगी, नाराज होकर कहीं निकल तो नहीं गए? मनुष्य के मन का क्या भरोसा, कहीं दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गए? ऐसे ही अनेक प्रश्न उसे व्याकुल कर रहे थे। तभी अचानक द्वार की घंटी बजी। कृष्ण ने दौड़कर दरवाजा खोला। देखा तो मोहित है। मोहित मयंक के ऑफिस में कार्य करते थे, उनके अच्छे मित्रों में से थे। चाचा जी, आज पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं आए? कृष्ण ने उन्हें देखते ही पूछा। भाई, ऑफिस से तो हम और आपके पिताजी साथ ही निकले थे, कहीं किसी काम से रुक गए होंगे। उनकी बात सुनकर कृष्ण उदास होकर अंदर चला गया। आपसे कुछ कह रहे थे? उसने अपनी व्यग्रता छुपाते हुए मोहित से पूछा। नहीं तो। फिर बातों ही बातों में मोहित बता गए कि शीला कुछ दिन पहले ऑफिस में आई थी। शायद उसके घर में किसी की तबीयत खराब थी। इलाज के लिए मयंक से रुपए मांग रही थी। मयंक ने उसे 2000 रुपए दे दिए, पर वह 2000 रुपए और मांग रही थी। तब मयंक ने 2000 विजय से मांग कर उसे दिए थे। तब वह उसी के साथ होंगे, उसने मन ही मन कहा। सोचकर उसके शरीर में आग लग गई कि वो तो यहाँ चिंता में मरी जा रही और वहाँ मयंक के प्रति उपजी सहानुभूति और दुश्चिंता उसी क्षण मिट गई। उसकी जगह क्रोध और ईर्ष्या ने ले ली। मोहित घर से निकल ही रहे थे कि मयंक आ गए।
क्रिश तो पहले ही सो गया था। उसने अनिच्छापूर्वक खाना गर्म किया और मेज पर लगा दिया। मयंक ने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और सोने के लिए जाने लगे। खाने की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। जब बाहर खाने का मन हुआ करे तो पहले ही बता दिया कीजिए। विषाद में डूबी हुई आंखों को उठाकर उन्होंने उसे देखा, फिर तिरस्कृत स्वर में बोले, कल से मेरे लिए खाना मत बनाना। द्वेष, चिंता और घृणा के सर्प उसे रात भर डसते रहे। क्यों दिए 2000 रुपए उन्होंने उसे? और 2000 भी दिए? बिना किसी कारण के कोई यूं ही रुपए तो नहीं दे देता। क्या वह संबंध केवल उसी दिन का नहीं था? ऑफिस से वहीं निकल जाते होंगे तो उसे क्या पता चलता है? उस घटना से उद्वेलित मन जरा शांत हुआ था कि आज फिर से आंदोलित हो उठा। लेकिन आश्चर्य उसे एक ही बात का था कि जो पुरुष दूसरी स्त्री पर पैसे लुटाता है, उसके साथ मौज मजा करता है, उसके चेहरे का रंग, उमंग और उल्लास कुछ और ही होता है। परंतु मयंक के बुझे बुझे से चेहरे पर केवल विषाद ही दिखाई देता है। चिंता और परेशानी से अकुलाया हुआ मयंक, उसके मन की अशांति उससे छिपी ना थी। कभी कभी उसे लगता है कि कहीं ऑफिस से संबंधित कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मयंक को परेशान किए हुए है। एक दिन इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह मोहित के घर चली गई, लेकिन मोहित कहीं बाहर गए थे, इसीलिए वह जल्दी ही लौट आई। घर आकर देखा द्वार खुला हुआ था। मयंक ऑफिस से आ चुके थे, पर अंदर से एक नारी का स्वर सुनकर वह द्वार पर ही रुक गई। बाबू, मैं रुपए बिना लिए जाऊंगी नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ खुद अस्पताल चलो। तुमने ऑफिस आने से मना किया था, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जल्दी से रुपए दे दो, नहीं तो दीदी आ जाएंगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। यह शीला थी। तुम मुझे जबरदस्ती बदनाम करना चाहती हो? तुम जहरीली नागिन हो। मयंक का क्रोधित स्वर सुनाई पड़ रहा था। उस दिन तो बड़ा प्यार दिखा रहे थे बाबू। दूसरे की औरत क्या मुफ्त में मिल जाती है? तुम किसी की औरत नहीं हो। तुमने मुझे फंसा लिया। तुम क्या छोटे बच्चे हो बाबू? मत दो रुपए। मैं ऑफिस में आकर सबके सामने ये बात कहूंगी। कल यहाँ आकर तुम्हारे पड़ोसियों को बताऊंगी। तब देखती हूँ तुमसे सिर उठाकर चलते बनता है। मयंक शांत हो गए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, वो मैं नहीं जानती। किसी से उधार लेकर दो, बीवी के गहने बेच कर दो, मुझे चाहिए, बस चाहिए। तेरी जैसी औरत के लिए मैं अपनी पत्नी के गहने बेचूं? कभी नहीं हो सकता ये। दरवाजे के बाहर खड़ी काव्या का क्षण भर में ही मन का सारा विष अमृत हो गया। शीतल जल के एक छींटे से ही मन का सारा क्लेश धुल गया। तब मैं अभी शोर मचाती हूँ, शीला ने धमकाते हुए कहा। नहीं नहीं, मयंक अकुलाकर बोले। शीला के तेवर देखकर काव्या से रहा नहीं गया। वह देहरी को लांघती हुई कमरे में आ गई। उसे देखकर मयंक शर्म और संकोच से गड़ गए। शीला भी एक क्षण को तो घबरा गई। क्या बात है शीला? उसने पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं दीदी। कुछ कैसे नहीं? अभी तो तू इनसे कह रही थी कि मैं चिल्लाऊंगी। हाँ, ये मेरे साथ ना जबरदस्ती कर रहे थे दीदी। मैं पिछली बार तुम्हारे आई थी तब क्या हुआ ये इन्हीं से पूछो। उसने सारा अपराध मयंक के सिर मढ़ने की कोशिश की। मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे पति एक शरीफ आदमी है। तेरी जैसी बदचलन और छिछोरी औरत के चक्कर में वह कभी नहीं पड़ सकते। सच बात आपको मालूम नहीं है दीदी? चुप रह दीदी की बच्ची, सब पता है मुझे। भले घर के पुरुष को फंसाने का तेरा तो धंधा ही है। तू ऑफिस जाकर इनसे 4000 रुपए ले आई, ऐठ लाई, और अब यहाँ भी झूठा नाटक करके पैसे मांग रही है। क्यों नहीं मांगूंगी रुपए? इन्होंने जो किया है उसका फल कौन भुगतेगा? मैं सबके सामने सब बात बोलूंगी। क्रिश के सिर पर हाथ रखवाऊंगी इनसे। उसने आखिरी दांव फेंका। पल भर को वे दोनों पति पत्नी स्तब्ध ही रह गए, लेकिन दूसरे क्षण काव्या ने शीला का हाथ पकड़ लिया और डपट कर बोली, तेरी यह मक्कारी मेरे साथ नहीं चलेगी। तू सीधे से घर से निकलती है या मैं आस पड़ोस के लोगों को आवाज दूं? तब भी शीला अनाप शनाप बकती रही। काव्या ने किसी तरह उस आफत को चलता किया। मयंक को कई दिनों की दुश्चिंता से हो रहे तनाव से मुक्ति मिली। शीला के चले जाने के बाद कुछ क्षण तक कमरे में निस्तब्धता छाई रही। तभी मयंक ने काव्या को दोनों हाथों में थाम लिया और आवेग में अपने गले से लगा लिया। काव्या, क्षमा कर दो मुझे। मैं सचमुच तुम्हारा अपराधी हूँ। काव्या की आंखें भी आंसुओं से धुंधला गई थी। दोनों की धुंधलाती आंखों से बरसते ये आंसू अपनी गृहस्थी के सुख, शांति और आनंद के आंसू थे, और पश्चाताप के भी। मित्रों, अनामिका जी की लिखी कहानी आप बीती आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।
अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।